Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 8 के लिए है, जिसमें चैप्टर 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 का जो नाम है वो है क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, मतलब क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मतलब क्या क्या क्राफ्ट्स वगैरह भी हस्तशिल्प के जो कार्य हुआ करते थे, जो भी लोग अपने हाथों से जो भी बनाते हैं उसको क्राफ्ट बोला जाता है। और इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्योग, जो इंडस्ट्री वगैरह हुआ करती है जिसमें मशीन काम किया करते हैं। क्राफ्ट जो वो होता है जिसमें लोग अपने हाथों से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ बनाया करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो जब ब्रिटिश आया यहाँ पे तो उस समय पे हम लोगों का जो क्राफ्टमैनशिप जो था यहाँ का, उसकी क्या स्थिति थी, इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति थी, और ब्रिटिश के आने के बाद क्या कंडीशन हो गया इस दोनों चीज़ों का, इसके बारे में हम ब्रीफली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ब्रॉट डाउन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अब देखिए, जो भी ब्रिटिश का जो भी साम्राज्य था, इनका मेन फोकस यही था जो इंडिया में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबको मतलब यूज करना। और किसके लिए यूज करना? अपने इंग्लैंड के लिए यूज करना, ना कि यहाँ के इंडियन लोगों के लिए यूज करना। तो ये यहाँ का संसाधन का उपयोग करके पैसा कमा के और ये अपने इंग्लैंड में ले जाया करते थे, और वहाँ पे इंग्लैंड की समृद्धि होती थी। पतन किसका हो रहा था? इंडिया का पतन हो रहा था। तो ब्रिटिश के आने के बाद यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है और आर्थिक ढांचा है, दोनों को ही बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी, यहाँ के दोनों सामाजिक और आर्थिक ढांचे को। तो यहाँ पे लगभग टूट सा गया था, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, ये टूट सा गया था। प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एंड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन मेथड बाय ब्रिटिश, द कॉटेज इंडस्ट्रीज वाज फ्लरिशिंग अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए, ब्रिटिश के आने से पहले या ब्रिटिश जो भी अपना इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे लेके आया, और इंडस्ट्री में जो भी नए नए आधुनिक उपकरण जो यूज किया करते थे, उसके पहले यहाँ का जो कुटीर उद्योग था, जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, जो क्राफ्टमैनशिप के द्वारा जो बनाया जाता था, वो सब जो लघु उद्योग थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल रहा था, पनप रहा था। मगर जब ब्रिटिश आए, इन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाए, और इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मात्रा में लगाए, इतने मतलब ये अपने ही हिसाब से, अपने ही जरूरत के हिसाब से ये इंडस्ट्रीज वगैरह लगाया करते थे। तो ये सब लगाए और आधुनिक उपकरण जो ये लाए, जिसके कारण यहाँ पे जो लघु उद्योग पनप रहा था, फल फूल रहा था, उनका कमर टूट गया और वो लगभग बंद हो गए। The artisan like weaver, carpenter, potters enable these industries to meet the varied needs of the people। अब देखिए, ये आर्टिसन मतलब होते हैं कारीगर। ये कारीगर लाइक वेवर जो बुनाई करते हैं, मतलब जो कपड़े बुनते हैं, कारपेंटर्स जो बढ़ई का काम करते हैं, या ये सब, और जो पोटर्स वगैरह जो बनाते थे, वो सब जो कारीगर जो थे, वो इस इंडस्ट्रीज को मतलब इस एबल बना दिया करते थे। इस इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट जो बनता था, वो प्रोडक्ट बहुत बड़ी मात्रा में बनाया करते थे, और ये ही प्रोडक्ट यहाँ के लोकल पीपल को बांटा, मतलब एज ए डेली यूज के लिए, मतलब यूज करने के लिए बोला जाता था। तो लोकल पीपल इसको बाय करते थे, खरीदते थे, बदले में यहाँ के ब्रिटिश लोगों को इसका मुनाफा होता था। द प्रोडक्ट कोर्स क्लोथ, different types of implement and domestic vessels on a small space of rough and ready use. They had been inheriting their family business from the time produce luxury goods। अब देखिए, ये जो मोटे मोटे कपड़ा बनाया करते थे, देखिए इंडस्ट्रीज वगैरह में तो जो भी ये क्या बोलते हैं, मशीन से काम हुआ करती थी, ज़्यादातर मशीन से काम हुआ करती थी, तो वहाँ पे पतले पतले कपड़े बनाया करते थे। मगर उससे पहले जो कारीगर जो कपड़ा बनाते थे, यहाँ के जो लोकल क्राफ्टमैन जो यहाँ कपड़ा बनाया करते थे, वो जो थोड़े मोटे क्वालिटी के होते थे, मतलब मोटा जैसा रहा करता था, उनका क्वालिटी भी अच्छा हुआ करता था। तो वो सब जो थे, तो वो सब ये सब चीज़ बनाया करते थे। और
ये ऐसा नहीं था ये 1-2 साल में स्टार्ट हुआ था, उनको ये विरासत में मिली थी, अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए थे। तो ये जो उनका पूर्वजों का जो ये फैमिली बिजनेस था वो लगभग खत्म होने को आया था ब्रिटिश रूल के समय में। द लोकल रूलर्स, नोबल एंड लैंडलॉर्ड्स पैट्रोनाइज्ड द टाउन आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स। लोकल रूलर जो हुआ करते थे, नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे, जो भी लोकल रूलर्स जो जैसे ब्रिटिश हुआ वो तो लगभग पूरे इंडिया में राज, मगर जो भी लोकल क्षेत्र के रूलर्स हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो इन सब कारीगरों को, जो लोकल नोबल्स हुआ करते थे या लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे, जमींदार वगैरह हुआ करते थे, इन सब कारीगरों को संरक्षित मतलब रक्षा प्रदान करते थे और इनको बोलते थे जो आप अपने कारीगरी करिए और मेरे लिए सामान बनाइए। क्योंकि ये जो सामान बनाते थे, ये कारीगर जो सामान बनाते थे, ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का होता था, जिसको एज ए लग्जरी मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता था। तो इसलिए ये लोग इनको संरक्षण प्रदान किया करते थे। एट द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एवरीथिंग बिगेन टू चेंज। आप देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण यहाँ का जो कंडीशन है वो भी धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है। द ब्रिटिश स्लोली एंड स्ट्रिक्टली ruined द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब यहाँ ब्रिटिश जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो धीरे धीरे और लगातार एकदम एक रूप तरीके से यहाँ के जो हस्तशिल्प का जो भी कारीगरी थी या हस्तशिल्प के कारण यहाँ पे जो भी कुटीर उद्योग चल रहे थे, उस सबको धीरे धीरे बर्बाद करना या डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। द लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड गुड्स एंड प्रीशियस मेटल जस्ट फॉर इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो व्यापार किया करते थे, अपना जो क्या बोलते हैं गुड्स, उनका जो कुछ अच्छे सामान हुआ करते थे और प्रीशियस मटेरियल जो उनका हुआ करते थे, और क्या बोलते हैं इंडियन टेक्सटाइल और क्या बोलते हैं स्पाइसेस। मतलब समझिए ब्रिटिश जो थे वो अपने यहाँ से, ब्रिटिश जो थे वो अपने यहाँ से क्या लाया करते थे, गुड्स लाया करते थे एंड प्रीशियस ऑब्जेक्ट या मटेरियल लाया करते थे, और बदले में ये जो इंडियन का स्पाइसेस था, ये जो इंडियन स्पाइसेस था, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, ये जो हुआ करते थे बदले में ले जाया करते थे। मतलब यहाँ के व्यापारी को ये सब दोनों चीज दे दिया करते थे और बदले में स्पाइसेस, टेक्सटाइल वगैरह, कपड़े वगैरह ये ले जाया करते थे। तो इस तरह से ये ट्रेड किया करते थे शुरू के दिनों में, जब ये शुरू में अपना ट्रेड यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे थे उस समय में। एट द टाइम द डिमांड फॉर द इंडियन गुड्स वाज ऑन द ग्रेट इंक्रीज। एज अ रिजल्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी put pressure on the Indian rural artisan to sell their product at the dictated price। अब देखिए धीरे धीरे ये ऐसा करने लगे। अब धीरे धीरे इन्होंने अपना ट्रेड को यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट किया और अपना प्रभुत्व कायम करने लगा। अब यहाँ से जो सामान ज़्यादा था, इंग्लैंड में जो ज़्यादा था या यूरोपियन कंट्री में जो ज़्यादा था, तो इंडियन जो भी प्रोडक्ट था उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे हाथ से बनाया हुआ काम हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ करता था। तो ये जो मतलब जब यहाँ से सामान यूरोपियन कंट्री में जाने लगा, इंग्लैंड वगैरह में जाने लगा, तो वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगा। अब इंडियन प्रोडक्ट का जब डिमांड बढ़ने लगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के रूलर हुआ करते थे, जो आर्टिसन कारीगर हुआ करते थे, जो गाँव में रहा करते थे, उनको बलपूर्वक बोला करते थे जो तुम ये सामान बनाओ। मतलब उन पे दबाव डाला करते थे, प्रेशराइज्ड किया करते थे उनको, जो तुम ये सामान बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, हमको इतना सामान आपूर्ति करो, इतने मतलब कुछ समय दे दिया करते थे। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सामान इनको बनाने के लिए बोला करते थे। Often
the artisan were forced to accept the advance so that they could not work some other European trading company। और देखिए ये जो सामान बनवाया करते थे वो भी तय प्राइस पे बनाया करते थे, ऐसा नहीं है जो मतलब जो ब्रिटिश बोलता था जो हम तुमको इतना प्राइस देंगे उसी प्राइस पे इनको बनाना पड़ता था, आर्टिसन को बनाना, कारीगरों को बनाना पड़ता था, चाहे लागत कितना भी रहे। ब्रिटिश अपने मन से उसको मतलब उसका प्राइस को फिक्स किया करता था। तो कभी कभी ऐसा भी होता था जो लागत बहुत ज़्यादा है और बदले में उसको जो प्राइस मिल रहा है, जो भी कारीगरों को प्राइस मिल रहा है वो बहुत कम हुआ करता था। इसके साथ साथ ब्रिटिश क्या करते थे, जो कुछ मतलब कुछ अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में वर्करों को मतलब पैसा दे दिया करते थे और बयाना के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ बनवाना है तो बयाना के तौर पे आप लोग क्या करते हैं, कुछ रुपया उनको दे देते हैं, बाकी में और बाद में जब वो चीज़ बन जाता है, जब आप फाइनली उसको लेने जाते हैं तो सब पैसा पेमेंट करके आप वो सामान ले आते हैं। ऐसे ही ये क्या करते थे ब्रिटिश कुछ पैसा कारीगरों को दे दिया करते थे बयाना के तौर पे, जिससे क्या होता था, एक तो वैसे भी ब्रिटिश कम पैसा दिया करते थे कारीगरों को, तो कारीगर चाहते थे जो दूसरा जो यूरोपियन कंट्री है उसके यूरोपियन जो कंपनी है उसके साथ हम ट्रेड करेगा मतलब काम करें, व्यापार करें, मगर ऐसा ब्रिटिश नहीं चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसको एडवांस में पेमेंट कर दिया जाता था कुछ अमाउंट में और उनको फोर्स किया जाता था जो तुम अब मेरा पैसा ले चुका है, अब तुम किसी दूसरा यूरोपियन कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इस ऐसा भी उनके साथ किया करते थे। अंडर सच राइजिंग प्रेशर ऑफ द कंपनीज coercive tactics the artisan had to abandon their traditional craft। अब देखिए ये जो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और ये जो प्रेशर बढ़ता जो जा रहा था ये अब धीरे धीरे असहनशील होता जा रहा था। तो ये जो असहनशील प्रेशर के कारण अब ये जो व्यापारी थे, ये जो क्या बोलते हैं कारीगर थे, ये अपना कारीगरी धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दिए। मतलब अब ये कारीगरी नहीं करते थे, ये सामान नहीं बनाते थे और बोल देते थे तो अब हम बनाना ही बंद कर दिए हैं तो लेके क्या फायदा। ये सब का पीछे का यही रीजन था, ये इतना ज़्यादा अमाउंट में इनसे काम करवाना, इतना कम पैसे पे इनसे काम करवाना, इस सब का एक ही रीजन था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे और अपना बना हुआ सामान, क्योंकि देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो हो रहा था जो यहाँ के लोकल लोग ही यहाँ का सामान बनाते थे और वो लोकल मतलब जो सामान बनाते थे यहाँ के लोग वही इंडिया में बिकता था। मगर ब्रिटिश ये नहीं चाहता था, ब्रिटिश चाहता था जो मेरे द्वारा सामान यहाँ पे बनाया जाए और वो ही सामान इंडिया के पीपल जो है, इंडिया के जो भी जनता भारतीय लोग उस सामान को खरीदे, इससे ब्रिटिश को और फायदा होता। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसको बंद कैसे, मतलब इसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोला जो इंडिया का प्रोडक्शन हो रहा है पहले तो उसको बंद किया जाए। इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा था ये कारीगरों के थ्रू, उसको पहले बंद किया जाता, उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए जाते अपने मन से और उस इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बनता वो इंडियन पीपल को दिया जाता, मतलब उसी को इंडिया पीपल बाई कर सकते थे क्योंकि जो ही सामान अवेलेबल रहेगा उसी को लोग बाई करेंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे पहले तो कारीगरों को एकदम ऐसे कंडीशन में ला दिए जो इनको अपना कारीगरी छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या किए इन्होंने अपना इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो अब देखते हैं द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन गुड्स पोज अ ग्रेट थ्रेट टू द ब्रिटिश मेड फिनिश्ड गुड which become a matter of great concern for the British merchant। अब देखिए ये इंडियन का जो मतलब इंडियन गुड का जो पॉपुलैरिटी था, पहले मैंने बताया जो इंडिया से जो भी सामान जाता था यूरोपियन कंट्री में उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ता जा रहा है और इंडियन गुड्स का जो भी फिनिशिंग हुआ करता था वो बहुत ही उम्दा किस्म का हुआ करता था, बहुत अच्छे तरीका से यहाँ के कारीगर अपने काम को फिनिश किया करते थे। तो ये जो कारीगर के द्वारा जो मतलब सामान
इंडिया के सामान का जो डिमांड था वो किसके कारण थी? वो मेनली जो कारण थे यहाँ का जो निपुणता थी, कारीगरों की जो निपुणता थी, वो जो फिनिशिंग दिया करते थे अपने सामान में, उसके कारण डिमांड हुआ करती थी। तो वो जो डिमांड था वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था ये ब्रिटिश का कंपनी। बाय देन इवन देयर मर्चेंट हु हैड नो स्टेक इन द ईस्ट इंडिया कंपनी could trade with the Indian merchant. Thus, the Indian handicraft were forced to indulge in the unequal competition with the merchandise goods in Britain. अब देखिए जो इंडिया में जो इंडिया का जो गुड्स था, जो इंडिया के कारीगरों का जो कारीगरों के द्वारा जो बनाया गया था, वो गुड्स को अनइक्वल कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में भाग लेना पड़ता था ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन के मतलब इंडस्ट्रीज में पैदा हुआ करते थे, मतलब बनाया करते थे। मतलब क्या, जो यहाँ के जो गुड्स हुआ करते थे और वहाँ के जो गुड्स हुआ करते थे, दोनों गुड्स को मतलब दोनों गुड्स को बाजार में लाने के लिए प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। इस तरह से समझिए आप लोग। मोreover, particularly in Bengal, the British goods were introduced. They were sold in much lower price in comparison with the coarse handmade Indian goods that was not avoided from the tax. अब देखिए, अब बंगाल में इन लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री करने का अधिकार मिल गया। यहाँ के नवाबों ने इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दिया है, जिसके कारण क्या होता था, यहाँ पे जो सामान बनाने का लागत हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो बहुत कम हुआ करती थी। तो उनका प्राइस कम, जैसे कोई सामान बन रहा है, मान लीजिए कोई फर्नीचर बन रहा है, उसकी लागत जो है, उसका लागत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना रहा है, तो उसका लागत है 1000 रुपये, मान लीजिए 1000 रुपये लागत है। और ये लागत तब है जब इस पे टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है। मगर अब इसी सामान को, सेम ऑब्जेक्ट को जब कोई मतलब कारीगर बनाता था दूसरे जगह पे, इंडिया के दूसरे पार्ट में, तो वो कारीगर जो बनाता था इसी सामान को, तो उसका मतलब जो वैल्यू रहता था वो लगभग इससे ज़्यादा रहता था, 1000 से ज़्यादा रहता। मान लीजिए आपको 1200 रुपया रहा करता। ये इसलिए रहा करता था क्योंकि ये जो कारीगर बनाया करते थे, ये जो सामान वगैरह लाते थे बनाने के लिए, उस पर इनको टैक्स देना पड़ता था, साथ ही और टैक्स देना पड़ता था, और साथ ही बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम किल होता था, मतलब खत्म होता था, इसीलिए इनका प्राइस हाई हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में कभी भी कंपटीशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह ऐसा सामान मिल रहा है जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है, और दूसरा जगह ऐसा सामान मिल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। तो दोनों में अनइक्वल कंपटीशन, फालतू का अनइक्वल कंपटीशन हुआ करता था। Last but not least, the ruler, the noble and red lord, etc., who patronized the artisan has lost their power, prestige and conceit over Indian handicraft. अब देखिए, जो यहाँ के लोकल रूलर्स जो थे, और क्या बोलते लैंड लॉर्ड्स जो थे, और क्या बोलते हैं, और जो यहाँ के मतलब कारीगरों को बचाना चाहते थे, जो इंडिया के हस्तशिल्पकारों को बचाना चाहते थे, उनकी प्रभुत्ता धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों पे दबाव डाल रहा था, इसलिए धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर होती जा रही थी। अब क्या आया, अब ये कमजोर हो गए, जो अब ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो मतलब ये चाहते तो थे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बचाया जाए, इंडियन हस्तशिल्प को बचाया जाए, मगर ये बचा नहीं पा रहे थे। The decline of Indian handicraft converted Indian consumer of British goods and supplier of raw material। अब देखिए यहाँ पे जो डिक्लाइन हुआ इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, मतलब कारीगरों को अब लगभग खत्म सा कर दिया गया, कारीगरी अब नहीं होता था। तो अब क्या हुआ, जो इंडिया में जो सामान जो मिलने लगा वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया जाता था, वो सामान मिलने लगा। अब ये जो सामान मिलता था, अब जो इंडियन कंज्यूमर हुआ करते थे, इंडियन भारतीय उपभोक्ता जो हुआ करते थे, अब इंडियन जो गुड्स बना करते थे उनको छोड़ के अब ब्रिटिश गुड्स पे शिफ्ट होने लगे। अब उसके लिए जो रॉ मटेरियल हुआ करता था, जो कच्चा माल हुआ करता था, उसको भी अब धीरे धीरे यही प्रोवाइड किया करते थे, इंडियन लोग ही प्रोवाइड किया करते थे। आफ्टर द इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन द फैक्ट्री हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट
provide employment to thousands of Indian artisans, hence India was not industrialized. अब देखिए क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होता जा रहा था, जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जिसके कारण नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, मगर ये सिर्फ हो रहे थे ब्रिटेन वगैरह में हो रहा था, यूरोपीय कंट्री में हो रहा था। तो ये जो हुआ जिसके कारण बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को मतलब रोजगार तो मिला, मगर वो कहाँ के लोग थे, वो वहाँ के लोग थे, यूरोपियन कंट्री के लोग थे। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए यहाँ के जो लोग थे वो बेरोजगार होते जा रहे थे और इंडिया जो था इंडस्ट्रियली वीक होता जा रहा था, मतलब जो औद्योगिकली ये एकदम कमजोर होता जा रहा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ